पीएम मोदी और अमित शाह जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए सीएम का चुनाव भी इसी दिशा में है। क्योंकि जातीय समीकरण के लिहाज से यह फैसला विपक्ष को चौंकाने वाला है। मोहन यादव को एमपी की कमान देने से यादव वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत होगी। यूपी बिहार की राजनीति पर इसका बड़ा असर होने वाला है। माना यह जा रहा है कि लालू यादव और अखिलेश यादव को सीधी चुनौती मिलने वाली है और कहा यह भी जा रहा है कि एसपी आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक पर भी पकड़ बनेगी। वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को भी मोदी शाह के फैसले से करारा जवाब मिला है और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को भी सियासी संदेश दिया गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे 24 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। देश की सियासत के मध्य से उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है, जिनके नामों की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा खेल करते हुए मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। बड़ी बात यह है कि मोहन यादव पिछड़े समाज से आते हैं। संघ से उनकी नजदीकी शुरुआत से रही। मोहन यादव मोदी शाह के खास माने जाते हैं और 3 बार से बीजेपी के विधायक भी हैं। ये नाम भले ही किसी को भी चौंका सकता हो, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर मोदी और शाह की सियासी सोच को साबित कर दिया है, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक के ओबीसी को साधने के लिए मोहन यादव का नाम ही काफी है। विधानसभा 2023 की अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती योगदान ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पहले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना और फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम पद सौंपने के पीछे की रणनीति बेहद खास है, क्योंकि 24 चुनाव के लिए संदेश खास है। विष्णुदेव साय आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। कई राज्यों में आदिवासी की अच्छी तादाद है। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। देश की राजनीति में ओबीसी वोटर अहम है। यानी जिस तरह विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, उसे एक झटके में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान से खारिज कर दिया। यानी अब अखिलेश के पीडीए और कांग्रेस की जाति वाली राजनीति संकट में आ गई है। ये कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। भारतीय जनता पार्टी में केवल रिक्त स्थान भरे जाते हैं, लेकिन जो जाति जनगणना का मुद्दा है, जो पीडीए का मुद्दा है, वो समाजवादी पार्टी पूरे देश में उठाती रहेगी। ये समाजवादी पार्टी की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज पीडीए की बात करनी पड़ रही है, जाति जनगणना की भी बात करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी रिक्त स्थान भरने वालों से जनता को सावधान रहने की भी बात कहेगी। बीजेपी ने एक बार फिर पिछड़े चेहरे पर ही दांव चला है, क्योंकि मोदी शाह ने तय रणनीति के तहत दोनों ही राज्यों के लिए पिछड़े वर्ग से अपने नेता को चुना है। ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की सियासत में ओबीसी वर्ग मायने रखता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से 50% से ज्यादा पर ओबीसी का कब्जा है और बीजेपी ओबीसी वोटर्स में अपनी पैठ बनाने में कामयाब भी रही है। 2009 में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 24% वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे, तो कांग्रेस को महज 15% ओबीसी वोट मिले थे। 2019 बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले थे, तो कांग्रेस को सिर्फ 15% वोट मिले। मतलब साफ है, 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद 2 राज्यों में पिछड़े आदिवासी को कमान पीएम मोदी और शाह के एजेंडे को नई पहचान देने के लिए काफी है और इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन 2 राज्यों में ही जाति की राजनीति होती है, जिसे जवाब देने के लिए विष्णुदेव साय और मोहन यादव का नाम ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। इंडिया गठबंधन की बैठक तय हो गई है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अखिलेश यादव उस मीटिंग का हिस्सा होंगे या नहीं, क्योंकि यूपी में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के लिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसी बैठक में तय होगा किस राज्य में कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी। दरअसल 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। हालांकि मीटिंग में अखिलेश का जाना अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों पर तकरार जारी है और अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने के मूड में है। वहीं खुद 65 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 19 दिसंबर की बैठक में विपक्षी पार्टियों के बीच किस तरह से तालमेल बैठेगा, अब ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार का नारा दे रहे हैं, कांग्रेस के बिना अपनी रणनीति को हवा दे रहे हैं और उस मीटिंग से पहले खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 19 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। यानी इंडी गठबंधन एक बार फिर अपने सहयोगी दलों के साथ मंथन की कोशिश में है, लेकिन सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर जा टिकी हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से इस हार को कांग्रेस के अहंकार से जोड़ा था, उससे बात साफ हो गई है कि 19 तारीख को जब बैठक होगी तब समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर के खेलेगी और ये कहना चाहेगी कि सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी कम से कम उत्तर प्रदेश में उसको दी जाए। 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए यूपी में संकट की दीवार खड़ी हो गई है और ये दीवार किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने खड़ी की है। अखिलेश यादव के इशारे पर सपा नेता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कह रहे हैं और खुद 65 से ज्यादा सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में बैठक है, निश्चित रूप से सीटों के बंटवारे पे बातचीत होगी और जल्द ही इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे पे जो फाइनल रोड मैप है वो पूरे देश में तैयार कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को चलाना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जल्दी सीट बंटवारा हो। ये यानी साफ है कि कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन सिर्फ इसी शर्त पर होगी जब कांग्रेस 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन से सपा सीटें नहीं मांगेगी बल्कि गठबंधन दलों को सपा सीट बांटेगी। ऐसे में 19 दिसंबर को होने वाली पार्टी में क्या अखिलेश यादव शामिल होंगे या फिर केवल सीट शेयरिंग का प्रस्ताव भेजेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी 80 सीटों पर सपा की तैयारी चल रही है। 65 सीट से कम पर सपा चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की कोशिश है, तो वहीं आरएलडी यूपी में 10 सीटों की डिमांड कर चुकी है। यानी एक बार फिर यूपी में सीट शेयरिंग वाला विवाद इंडी गठबंधन की बैठक में हावी हो सकता है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का हाल नहीं बल्कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से मोल भाव करना होगा। निश्चित रूप से जो इंडिया मोर्चा की 19 दिसंबर को जो होने वाली दिल्ली में बैठक है उसमें बहुत सी चीजें निकल करके सामने आएंगी और साथ ही साथ ये भी सही है कि अगर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में समाजवादी पार्टी का सहयोग और साथ लेकर के अगर वहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती या इंडिया मोर्चा साथ में मिलकर के चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से आज परिणाम कुछ और होते। तो क्या अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तीनों इस बार कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश में है या फिर सीट शेयरिंग के मसले पर 19 दिसंबर को महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है और अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल 3 प्रमुख मुद्दों में से 2 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है, जिसमें पहला राम मंदिर है तो दूसरा धारा 370। लेकिन अब मोदी सरकार के एजेंडे का आखिरी बड़ा मसला समान नागरिक संहिता है। इस दिशा में भी रणनीति तैयार हो रही है।
साथ ही कुछ और मुद्दे हैं जिसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। सबसे पहले बात राम मंदिर की करते हैं, जिसकी तारीख भी बताई गई और मंदिर भी वहीं पर बन रहा है। धारा 370 जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है और फैसले की तारीफ भी हो रही है। मुद्दा ज्ञानवापी का है, जिसके लिए सीएम योगी ने कहा था मस्जिद कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा और बात अगर यूसीसी की करें तो 2024 से पहले इसे लागू करने की तैयारी है। और 2024 से पहले पीओके का मुद्दा भी काफी चर्चा में है। अमित शाह बोल चुके हैं कि सारा का सारा पीओके हमारा है, यानी कि बीजेपी ने 2024 का फॉर्मूला सेट कर दिया है, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ने लगी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले मुद्दे लॉक हो चुके हैं। सत्ता वापसी के बाद 2019 में बीजेपी ने जो वादा किया था उसे करीब करीब पूरा किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर है, फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटना और अगला एजेंडा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे लागू करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इन दिनों देश में धारा 370 की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। अनुच्छेद 370 पर केंद्र का फैसला लागू रहेगा। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही। 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराएं, यानी कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है और ऐसा ही कुछ अमित शाह ने भी किया। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से। अमित शाह ने इसी के साथ पीओके का भी नारा दे दिया, तो वही पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। तो वही सीएम योगी ने लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। जय हिंद। यानी कि जो फैसला मोदी सरकार ने जनहित में लिया था, अब उस पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है। तो वहीं अब बारी एक देश एक विधान की है, जिसके लिए बीजेपी सरकार की रणनीति तय हो चुकी है और इसके लिए अब पसमानदा समाज को साथ लाकर एक देश एक कानून पर सहमति बनाई जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष की अलग अलग राय है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। यानी कि जो मुद्दे अब सुर्खियों में हैं, उसमें सबसे ऊपर
पीओके और फिर यूसीसी और अगला नंबर सीएए का भी लगने वाला है, जिसकी पटकथा लिख दी गई है, जिसका एजेंडा तय हो गया है, क्योंकि 24 के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और बता दिया कि 24 में किस रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। देश की अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस दृढ़ इच्छा शक्ति को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी मुख्य विषय थे उनको पूरा कर लिया है। आज पूरे देश में हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिल रहा है, सबको शौचालय मिला है, पेयजल मिल रहा है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। इसके अलावा देश आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत तेजी के साथ दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की बड़ी 5वीं आर्थिक ताकत हैं और शीघ्र ही हम 3री बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। ज्ञानवापी विवाद में आज एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आखिरी दिन था, लेकिन सर्वे टीम ने कोर्ट से 1 और हफ्ते का वक्त मांग लिया। हालांकि कोर्ट की तरफ से वक्त जरूर दे दिया गया, लेकिन यह भी क्लियर कर दिया गया है कि 18 दिसंबर को हर हाल में रिपोर्ट सौंपनी होगी। ऐसे में आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि ज्ञानवापी के सर्वे में कब क्या हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ और फिर उसी दिन सर्वे पर रोक लगा दी गई। उसके बाद 4 से 14 अगस्त तक ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे हुआ और फिर 28 सितंबर को सर्वे रोकने की अर्जी कोर्ट से खारिज हो गई। वहीं 6 अक्टूबर को सर्वे सीमा 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई और आज यानी कि 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया। और चलिए इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। 350 साल पुराने विवाद को निपटाने के लिए अब सर्वे से समाधान होने वाला है और उस तथ्य का प्रमाण ढूंढा जा रहा है जिससे साबित हो सके ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है और एएसआई की टीम भी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके लिए अब सिर्फ 7 दिनों की मोहलत दी गई है। 1 हफ्ते का समय इस बार फिर रिपोर्ट पेश करने के लिए मांग लिया। विष्णु जी क्या कहेंगे? देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आज एएसआई अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और अगर एएसआई ने अभी 1 हफ्ते का समय और मांगा है तो अभी हम लोग कोर्ट में जा रहे हो, पता चलेगा कोर्ट उनको कितना समय देता है। ज्ञानवापी सर्वे पर कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा सर्वे रिपोर्ट के लिए अब वक्त नहीं मिलेगा। चौथी बार अतिरिक्त समय मांगा गया। 18 दिसंबर तक एएसआई रिपोर्ट पेश करनी ही होगी। सर्वे रिपोर्ट के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। यानी ये तो क्लियर हो चुका कि 18 दिसंबर को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंप देनी है, क्योंकि पहले ही 4 बार कोर्ट से सर्वे टीम वक्त मांग चुकी है। एएसआई के स्टैंडिंग काउंसिल ने आज कहा है, एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जिला कोर्ट में दिया है। उनका प्रार्थना पत्र था कि मोहंती जो हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एएसआई हैं, उनकी तबीयत अचानक, उन्हीं को पेश करना था। उनकी तबीयत अचानक जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते खराब हो गया है, इसलिए 1 सप्ताह का समय ये उन्होंने मांग किया था। माननीय कोर्ट ने 18 तारीख तक का समय दिया। 1 सप्ताह बढ़ाने के बाद कहा है कि 18 तारीख तक, ये लास्ट वार्निंग इनको दिया है कि ये अंतिम अवसर आपको दिया है, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप दाखिल करिए। ज्ञानवापी में सर्वे टीम अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है और जो साक्ष्य मिले हैं उसे सबूत के तौर पर दिखाने के लिए सहेज कर रख रही है, क्योंकि 350 साल पहले के विवाद को खत्म करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला, जिससे साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या फिर मस्जिद समतल जमीन पर बनी, जिसके दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंची। बलरामपुर, चंदौली, हाथरस, अयोध्या और लखीमपुर खीरी में बाकायदा मेले का आयोजन किया गया।
इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही आम जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बताया कि वो किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जनता के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं से फायदा मिला, उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। मुझे 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन मिल चुका है और इससे मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, जिससे मेरे घर परिवार बहुत ही अच्छे से सुकून से रह रहा है। मेरे को पक्का मकान मिला है। मैं पहले रहती थी झोपड़ी में, अब आराम से रह रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ। जब हमें मोदी सरकार द्वारा शौचालय मिला है तो हम सब लोगों को बहुत आराम मिलती है। अब ना बाहर जाने की दिक्कत होती है ना कोई तकलीफ होती है, क्योंकि घर पे ही साइड में हमने शौचालय बनवा रखा है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन मिला, उसके बाद 20,000 का मिला और अब 50,000 का मिला है, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। अपना कार्य हमने स्वयं शुरू किया। बात रिश्तेदार के जाते तो कहते घर बन गया, अब रिश्तेदार भी आने लगे हैं, नहीं तो घर टूटा था तो नहीं आते थे। मेरा आयुष्मान कार्ड प्रधान अस्पताल का बना हुआ, मेरे बच्चे दानी में गांठ रहा है, मेरी तो इलाज मुफ्त में भई है, फ्री में। हमको सम्मान निधि बराबर मिल रहा है, जिससे हमें खेती काम में काफी मतलब सहूलत मिल रही है। मोदी सरकार की तरफ से हमको रहने के लिए ठिकाना हो गया है, ऊपर की छत की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।